ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर से संबंधित वे क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा चुके हैं, मोस्टली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीटली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर समझे, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सेशन 2022-23 सेशन है, इसके लिए आपका जो चैप्टर नंबर 1 है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ठीक है, इसका पहले नाम था खेलों में योजना, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो गया है। तो देखिए इसमें सामग्री दी हुई है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर से। तो उस संबंध में आपको सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य, जिसमें आपको योजना, व्यवस्थापन, कार्मिक नियुक्ति, स्टाफिक, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी आपको मैं आगे बताऊंगा अभी क्या होते हैं। उसके बाद आपको यह पढ़ना है कि विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व, जो कि प्रतियोगिता से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में क्या होते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है फिक्चर तथा इसको तैयार करने की विधि, जिसमें आपको नॉकआउट पढ़ना है, नॉकआउट में बाई व सीडिंग कैसे देते हैं। इसके संबंध में देखो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर्मूला वाले, ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में करवाऊंगा। ठीक है, फिर आ जाता है लीग यानी कि साइक्लिक व स्टेयरकेस जो विधि होती है, इसके बारे में ये सारी चीजें आपको समझ। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, जो आपकी किताब है इसमें से आपको पॉइंट 1.1 पढ़ना है, आपको 1.2 पढ़ना है और 1.4 पढ़ना है। थर्ड आपका नहीं पढ़ना है, 5 और 6 ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 1, 2 एंड 4। ओके, और याद रखिएगा ये जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, वीडियो रहेगा, वो टोटल अराउंड आपका 45 से 50 मिनट का बनेगा। बट आई एम श्योर कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे मैं करवा दूंगा। बस शर्त की है कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है खेल आयोजन में प्रबंधन, बेसिकली इस तरीके से ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर का उद्देश्य, ठीक है, अर्थ, योजना क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो योजना बेसिकली क्या होती है। योजना का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्या को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि आपके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, इन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, आपको एक इन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक चूज करना होगा, कहां से क्या टॉपिक हमने लेना है। ठीक है, उसके बाद में उस टॉपिक चूज कर लिया, उसके बाद में आपको चीजें कहां से जो है एकत्र करनी है, चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा, आपके पास साधन क्या है, आप कैसे कर सकते हो, क्या लागत लगेगी, आपके पास संसाधन क्या उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, और जो जो आपको समस्याएं आएंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको पहले ही सॉल्व कर लेना कि ऐसी समस्या आ गई तो हम ये काम कर लेते हैं और सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं योजना। अब इसके उद्देश्य से आप योजना को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि जैसे मान लेते हैं आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जब आपने योजना बनाई तो इससे आपका समय भी बचता है, इससे आपका धन भी बचता है, और जो साधन होते हैं इसकी बर्बादी भी नहीं होती। ठीक है, मान लेते हैं अगर आप योजना नहीं बनाते तो प्रोजेक्ट आप एक बार बनाते, 2 बार बनाते, 3 बार बनाते, वो खराब ही होता रहता। जब आपने योजना बना ली कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो आपका इससे समय बच गया। अब जब योजना बनाई तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई मेरा इतना पैसा खर्च होना है, तो आपका धन भी बचेगा और आपके पास जो साधन रहेंगे उसकी बर्बादी भी नहीं होगी। ठीक है, साथ ही ये आपके बजट को सुनिश्चित करता है और आपके ऊपर जो आर्थिक दबाव होता है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी आपके पास संसाधन होते हैं उसको इस तरीके से अच्छा बना देता है ताकि उसका उपयोग आप अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, ये आपके साथ में, आपकी योजना के साथ में अच्छा तालमेल बनाता है, नियंत्रण स्थापित करता है। साथ ही जब आपने योजना बना ली कि मुझे ये करना है, ये समस्या आएगी, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा,
तो इसमें कहीं पर भी गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही फिर आप रचनात्मकता और निर्णय भरे कार्य जो कार्य है वो कर सकते हो। प्रबंधन को काफी प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, अब देखो प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के टोटल 4 से 5 पॉइंट है। ये अलग से आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो कि मैं आपको वीडियो के मिडल में समझाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वीडियो के मिडल में कुछ आपको 5 मार्क्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे जाते हैं। ये आपका 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, होप यू वेल अंडरस्टैंड। नाउ अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से, व्हाट इज प्लानिंग एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग वो क्या क्या है तो वो आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपको हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए क्या चाहिए, आपके एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व विभिन्न समितियों के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो कि है कि प्रतियोगिता आयोजन जब किया जाता है, ठीक है, तो उस समय समितियों के कार्य जो कि प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व के हैं, ठीक है, प्रतियोगिता आयोजन के दौरान के हैं और प्रतियोगिता आयोजन के बाद के जो कार्य है ये तीनों ही हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूर्व, दौरान और बाद, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आना है इस चैप्टर्स के संबंध में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि प्रतियोगिता से पहले जो समितियां होती है वो क्या क्या कार्य करती है। अब देखो टोटल जो है वो आपकी 10 से 12 समितियां होती हैं, लेकिन इसमें से जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है, वो टोटल 7 से 8 है। तो दौरान, सॉरी पहले पूर्व में यानी कि बिफोर एंड करंट एंड द आफ्टर। ठीक है, पहले, दौरान और बाद में ये जो 7-8 समितियां हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं एक ही करके हम सबको समझेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी समिति होती है बच्चों प्रतियोगिता आयोजन के दौरान में, उसका नाम है आयोजन समिति, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रबंधन समिति। ठीक है, आयोजन समिति या फिर आप इसे कह सकते हो प्रबंधन समिति। तो बेसिकली देखो खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। यानी कि देखो जब कोई भी कंपटीशन है जब वो शुरू किया जाएगा तो उससे पहले के जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है, आयोजन प्रबंधन समिति। बेसिकली करती क्या है, ये बाकी की जो समितियां होती हैं उन सभी पर ये नजर रखती है और देखती है वो कार्य जो है वो अपना सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को ये देखती है। ठीक, अब देखिए कोई भी जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसके लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी समिति है अधिकारियों के लिए समिति। तो बेसिकली मान लेते हैं कोई क्रिकेट कंपटीशन है, कोई खो खो कंपटीशन है, तो ऐसे में आपको एक अंपायर चाहिए होगा, एक रेफरी चाहिए होगा, रिकॉर्ड व लैब को रखने के लिए एक अधिकारी और भी चाहिए होगा। तो ऐसे में किसी भी कंपटीशन के संबंध में उससे पहले जो कंपटीशन है उसके लिए अंपायर्स, रेफरी जो अधिकारी है उनको नियुक्त करना इस ये जो अधिकारियों के लिए समिति है इसका कार्य होता है। ठीक है, फिर तीसरी समिति आती है प्रचार समिति। देखो आज के टाइम पे आप सभी को पता है इंटरनेट का जमाना है, आप कोई सा भी अपना नया काम शुरू करो, बस आपने अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर लिया तो आपका काम अच्छा खासा चल जाएगा, बस शर्त यह है कि आपके काम में दम भी होना चाहिए। तो बेसिकली जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है, तो ये समिति सूचना प्रसारित करती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है, चाहे इंटरनेशनल या नेशनल हो, कोई क्रिकेट कंपटीशन होता है, T20 वर्ल्ड कप जो भी होता है, तो इस संबंध में सबसे पहले प्रतियोगिता की तिथि, कहाँ पे मैच खेला जाएगा, ठीक है, और मैच के दौरान क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो सारी की सारी चीजें कौन यहाँ पे बताता है, कौन देता है ये सूचना, प्रचार समिति। ठीक, फिर आती है क्रय समिति। मान लेते हैं कोई क्रिकेट कंपटीशन किया जाना है, तो क्रिकेट में यूज होने वाले बॉल्स, ठीक है, उनके जूते, जो भी बैट वगैरह होते हैं और पूरा का पूरा नियंत्रण वगैरह करना, उसके जो उपकरण होते हैं उन सभी उपकरणों को पहले खरीदना, उनका निरीक्षण करना, ये सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये सभी इसका कार्य होता है। ठीक है, तो पहली आयोजन प्रबंधन समिति, अधिकारियों के लिए समिति, प्रचार समिति, और फिर आती है क्रय समिति। ओके, उसके बाद में आ जाती है सजावट और समारोह समिति। ये क्या करती है भाई, ये करती है कि ये निश्चित करती है कि उसे कहां पर
कितनी, जैसे कि मैदान, स्टेडियम, मंच या फिर कहाँ पे कितनी सजावट करनी है। जैसे कि मैदान है, ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती है। स्टेडियम का पूरे के पूरे में ज्यादा सजावट नहीं होती, लेकिन हाँ मंच पर अच्छी सजावट की जरूरत होती है। तो ये पहले ही निश्चित कर लेती है कि कहाँ कहाँ पर कितनी सजावट करनी है, ठीक है। फिर आती है प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो ये तो सिंपल से भाई कि प्रतियोगिता के दौरान, मतलब प्रतियोगिता के दौरान जब किसी को चोट लगेगी तो उससे पहले ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका बेसिकली उसके सामान की व्यवस्था कर लेना पहले ही, ठीक है ना, इसका कार्य होता है। फिर आता है सातवां वित्तीय समिति। तो ये क्या करती है, ये तय करती है कि पहले ही सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा तैयार करके बजट बनाना, ठीक है, साथ ही प्रतियोगिता में किस प्रकार से खर्च करना है वो ये तय करते हैं। मान लेते हैं कोई क्रिकेट कंपटीशन है, उसके लिए टोटल बजट बनाया गया है 100 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ऐसे में ये तो बजट हो गया, अब उसका लेखा जोखा रखना, कहाँ पे कितना खर्च होना है, कहाँ पे कितना खर्च होगा, उस सभी का लेखा जोखा रखना इसका कार्य होता है, ठीक है। 8वां है भोजन तथा आवास समिति। बेसिकली टीमों को, जो भी टीम लड़ने के लिए आएगी यानी कंपटीशन में आएगी, उसको कहाँ पे ठहराना है, उसको क्या क्या खाने की व्यवस्था करनी है, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। साथ ही यदि कोई गर्ल्स एंड बॉयज कंपटीशन होना है तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग रखने की व्यवस्था करनी है, उनके अलग अलग खान पान की व्यवस्था करनी है, उनको सुरक्षा देना है। ये सभी इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। तो प्रतियोगिता करने से पहले ये कुछ कुछ बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपका यहाँ पे टाइम वैसे से कंज्यूम करूंगा, लेकिन आपको एक ही बार में सारी चीजें अच्छे समझाऊंगा। तो प्रतियोगिता से पहले क्या क्या कार्य होते हैं, प्रबंधन समिति, अधिकारियों के लिए समिति, प्रचार समिति, क्रय समिति, और इसके बाद में सजावट समारोह समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति, वित्तीय और भोजन तथा आवास समिति, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इजीली इंग्लिश में समझ सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्री कॉम्पिटिशन फंक्शंस ऑफ द वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्पिटिशन। तो ऑर्गेनाइजिंग या फिर मैनेजमेंट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, पब्लिसिटी कमेटी, परचेस कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी एंड फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई प्रतियोगिता से पहले के कार्य होते हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी जब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तो उस प्रतियोगिता के दौरान में ये जितनी भी समितियां होती हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी समितियां होती हैं, इन समितियों के उसके दौरान क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वही जो हमारी पहली समिति है, आयोजन तथा प्रबंधन समिति। बेसिकली इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका जब प्रतियोगिता शुरू हो चुकी होती है, मान लेते क्रिकेट मैच चल रहा है, रन बन रहे हैं, ठीक है, आधे ओवर हो चुके हैं, तो ऐसे में इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि बाकी की जो समितियां हैं इन सभी के कार्यों पर नजर रखे और ये देखे कि भाई ये जो जितनी भी समितियां हमारी हैं ये अपना कार्य सही से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी को कोई कमी लग रही है, कहीं पे कमी लग रही है, किसी को कुछ चाहिए है तो उसको ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एक तरीके से ये जो है वो पूरी हेड होती है हर एक समिति, ठीक है। फिर आती है अधिकारियों के लिए समिति। तो ये क्या करती है भाई कि किसी अधिकारी को कोई तकलीफ यदि होती है, पहले तो ये देखना कि तकलीफ हो ना, यदि होती भी है तो उस तकलीफ को दूर करे। मान लेते कोई अधिकारी जो है वो बीच में कई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, किसी कारणवश वो असहज हो जाता है कि वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता, तो ऐसे में उसे दूर करना, उसकी जगह पे एक नए अधिकारी की व्यवस्था करना, ये अधिकारियों के लिए समिति का कार्य होता है, ठीक है। फिर आती है क्रय समिति। तो प्रतियोगिता के दौरान किसी भी उपकरण या वस्तु की यदि आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मान लेते हैं कि उस समय के टाइम पे कोई बैट वगैरह जो है वो खराब हो गया, ठीक है, स्टैंप वगैरह जो थे वो खराब हो गए, कोई उपकरण था वो खराब हो गया, ठीक है, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी उसे उपलब्ध करवाना या जो वस्तु उसको उपलब्ध करवाना, ये इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। तो पहली आयोजन प्रबंधन समिति, दूसरी अधिकारियों के लिए समिति और तीसरी क्रय समिति, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो आगे है यहाँ पे हमारी चौथी समिति जिसका नाम है परिवहन समिति। तो पहले तो हमने देखा था ये परिवहन समिति क्या करती है कि टीमों को कहां पे ठहराना, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में परिवहन समिति क्या करती है कि टीमों को आवास स्थल तक पहुंचाने और आवास से खेल मैदान तक, यानी कि जो जहां पे ये टीमें रुकी हुई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये टीमें रुकी हुई हैं उस स्थान से जो कंपटीशन वाला एरिया वहां तक लेके जाना
और वापस से सुरक्षित रूप से लेके आना, ये परिवहन समिति की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद पांचवी है भोजन तथा आवास समिति। तो सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए भोजन पहुंचाना, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी अधिकारी हैं, इनको भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी समिति की होती है। साथ ही यदि आवास स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, भोजन के संबंध में या फिर किसी अन्य संबंध में, तो ये उसे उपलब्ध करवाती है। ठीक, उसके बाद आ जाती है छठी समिति प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो खेल के दौरान यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना, और ट्रीटमेंट यदि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चोट ज्यादा गंभीर है, तो ऐसे में तुरंत उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है, तो ये इसकी जिम्मेदारी होती है। सातवां है खेल मैदान व उपकरण समिति। तो खेल मैदान में कोई कमी है या फिर किसी उपकरण के संबंध में, ठीक है, कोई आवश्यकता है, तो उसे समय पर उपलब्ध कराना, ये इस समिति का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या यहाँ पे होता है। देखिए, पहले तो इससे पहले हमने क्या समझा था कि वे समितियों का पूर्व, यानी कि कोई भी कंपटीशन जब शुरू हो रहा है तो उससे पहले उस समिति के क्या कार्य होते थे। ठीक है, अब जो हमने देखा है वो हमने ये देखा है कि समिति जब बेसिकली जब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तो उसके दौरान इन समितियों के क्या क्या कार्य होते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, जिसमें आयोजन प्रबंधन समिति, अधिकारियों के लिए समिति, क्रय समिति, और फिर परिवहन, भोजन, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, खेल मैदान व उपकरण, ये समिति यहाँ पे आपने देखी। अब इन सभी को एक एक करके इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस कमिटीज ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी, सेकंड परचेज कमेटी, थर्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी, फोर्थ फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, एंड फिफ्थ है हमारी अकोमोडेशन कमेटी, एंड सिक्स्थ है हमारी यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ये यहाँ पे चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देख लिया कि प्रतियोगिता से पूर्व, ठीक है, अभी आपको थोड़ा आगे बताता हूं। अभी तक आपने क्या देखा कि प्रतियोगिता से, एक सेकेंड मुझे पेंसिल लेना पड़ेगा। प्रतियोगिता से पूर्व, फिर उसके दौरान। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब कोई भी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में क्या क्या समितियों की जिम्मेदारियां होती है, इसके बारे में। ठीक है, तो तीनों ही पार्ट आपके यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, जब भी कोई प्रतियोगिता समाप्त होती है तो बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम समिति की बात करते हैं, आयोजन प्रबंधन समिति। तो आयोजन प्रबंधन समिति क्या करती है कि ये जितनी भी बाकी की समितियां होती हैं, ठीक है, उन समितियों से रिपोर्ट लेती है और उस रिपोर्ट को पढ़ती है, उस पर विचार विमर्श करती है और ये देखती है कि भाई इन समितियों ने जानकारी दी है वो सही है नहीं है, कोई कुछ गलती वगैरह होती है तो उनसे पूछताछ करती है, एक मीटिंग बुला लेती है। ठीक है, और उसके बाद में पूरी की पूरी रिपोर्ट, जानकारी जो प्रशासनिक निदेशक होता है उस प्रतियोगिता का, उसे उपलब्ध करवा देती है। ठीक, दूसरी है पुरस्कार वितरण समिति। ये समिति क्या करती है, बेसिकली सजावट और समारोह समिति के साथ में मिलकर जो भी जानकारी होती है वो आयोजन समिति को देती है। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये जो बाद वाले कार्य है ना, ये बाद वाले, ये आप पता है कैसे याद कर सकते हो, ये जितनी भी समितियां होती हैं, ये समिति अपने अपने कार्य की जो भी उपकरण खरीदे, क्या उनकी लागत आई, खर्चा कितना हुआ, कितना उपयोग हुआ, इन सभी की जो जानकारी है वो आयोजन समिति को ये दे देते हैं। बस यही होते हैं इसके बाद के कार्य। अब एक एक करके आपको ये समझ लेना है कि कौन सा क्या करता है। जैसे कि पुरस्कार वितरण समिति, ये जो सजावट और समारोह समिति है, इसके साथ में मिलकर जानकारी और सामान जो है वो आयोजन समिति को दे देती है। अधिकारियों के लिए समिति ये क्या करती है, बेसिकली ये जो अधिकारी होते हैं उनको उनका पैसा दे दिया और उनको धन्यवाद पत्र दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने प्रतियोगिता को आयोजित किया, अपना कीमती पूर्व समय दिया जिसके लिए हम आपको पैसा भी दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आती है प्रचार समिति। तो प्रचार समिति ये देखती है कि भाई प्रचार होने पर कितना खर्चा हुआ और साथ ही उस खर्चे की रिपोर्ट आयोजन समिति को देती है और उसी खर्चे की रिपोर्ट मीडिया को भी देती है। मीडिया को ये बताती है कि हमारा इतना टोटल खर्चा आया, ये टीम जीती थी, इस टाइम पे ये कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, क्रय समिति क्या करती है, बेसिकली उपकरण व वस्तुओं के खर्चे की जानकारी आयोजन समिति को देती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो उपकरण लाया गया था प्रतियोगिता से पहले दौरान में, उसकी जानकारी आयोजन समिति को देती है। उसके बाद में आती है वित्तीय समिति।
तो देखो हमने बताया था पहले कि वित्तीय समिति क्या करती है कि कोई भी कंपटीशन शुरू हो रहा है, मान लेते हैं उसके लिए टोटल जो बजट बनाया गया है वो 100 लाख बनाया गया, ठीक है। तो इस बजट में ये तय कर लिया जाता है कितना कहां पे खर्चा होगा। तो अब जब इसने पहले बजट बनाया तो प्रतियोगिता की जब समाप्ति होती है तब ये अपने बजट का लेखा जोखा तैयार कर चुकी होती है। अब ये देखती है कि इस 100 लाख में से कितना कहां पे खर्चा हो चुका है और कितना हमारा बचा है या फिर कितना एक्स्ट्रा खर्च हो चुका है, ठीक। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति, तो ये प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जो सामान था उसका लेखा जोखा जानकारी आयोजन समिति को देती है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति ये सभी टीमों को उनके प्रमाण पत्र देती है, जो भी जीता है जो भी हारा है सभी को जितने भी रिकॉर्ड होते हैं प्रतियोगिता के दौरान उन सभी रिकॉर्डों को आयोजन समिति को दे देती है। भोजन तथा आवास समिति आवास स्थल पर यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसे ठीक करती है और जो भी जानकारी होती है जो खर्चा वगैरह हुआ है वो सभी का सभी किसको प्रोवाइड करा देती है, आयोजन प्रबंधन समिति को, ठीक है। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया भाई आप सभी को। इस तरीके से आप प्रतियोगिता समाप्ति की जो समिति है इसे आप कंप्लीटली समझ सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं इंग्लिश में। स्टेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस कमिटी ऑफ द कंपटीशन, तो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी, प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल पब्लिसिटी कमेटी, परचेज कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, कंपटीशन प्रोग्राम कमेटी, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज, अब जहां तक मुझे लगता है कि आपको प्रतियोगिता के पहले, ठीक है ना, प्रतियोगिता के पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद में जो कमेटीज है इनके कार्य क्या होते हैं अभी आप समझ लेंगे। तो अब आपका यहाँ पे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से आप अपने आंसर को डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। वेल काफी टाइम हो गया है, अराउंड आपके 22 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोला है, ठीक है। बाकी गाइस यदि आपको अभी तक की जो वीडियो है वो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जितना हो सके बच्चों उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो यार, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने के लिए। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। करना क्या है आपको, बस शेयर के बटन पे क्लिक करना है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना है। और यदि आप चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें जो हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है चैनल के नाम से जस्ट स्मार्ट नॉलेज, आप इस पे जाके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे वीडियो के एंड होने के बाद में अपना अपना फीडबैक जरूर देंगे, ओके। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन के प्रमुख कार्य। जैसा कि हमने देखा था ये क्वेश्चन आपका 5, ठीक है, 5 या फिर 4 मार्क्स में आपसे जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रबंधन के मुख्य कार्य बेसिकली टोटल यहाँ पे 4 है। अब वो कौन कौन से हैं उसको एक एक करके अब हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रबंधन का कार्य है वो है नियोजन। अभी नियोजन क्या होता है, बेसिकली देखो टोटल जो है वो 5 है, 5 है या 4 है देखना पड़ेगा, हाँ 5 है बेसिकली। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहला बच्चों नियोजन, देखिए ध्यान से समझिएगा, यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया है। नियोजन एक सतत कदम है और संगठनात्मक लक्ष्यों, विभाजन लक्ष्यों, विभागीय लक्ष्यों और टीम के लक्ष्यों के आधार पर अत्यधिक विशिष्ट हो सकता है। देखिए बेसिकली नियोजन का मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही बड़ी कार्य योजना होती है। क्या है, एक बहुत बड़ी कार्य योजना होती है जिसमें कि कोई संगठन जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे एक पर्टिकुलर संगठन के रूप में हो, एक विभाग के रूप में हो, अपनी टीमों के लक्ष्यों को और अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है उसको नियोजन कहते हैं, ठीक है। आपने वैसे 12th की जो हिस्ट्री होगी, ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उनको नियोजित बस्तियां कहा जाता था। तो वही चीज है कि आप जो कोई भी कंपनी, कोई भी विभाग, कोई भी टीम जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा है आयोजन। इसमें नियोजन कार्य में स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का वितरण, कर्मियों का व्यवस्थित करना शामिल। देखो मैंने आपको एक बेसिक सा डायग्राम बना के समझाता हूं। देखिए बेसिकली होता क्या है, पहला क्या था हमारा नियोजन,
ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा नियोजन। तो कोई भी टीम, ठीक है, कोई भी टीम हो गई या फिर कोई भी कंपनी हो गई, इसने एक उद्देश्य तय कर लिया कि भाई हमें ना 1 साल के अंदर हमें टोटल जो है वो $10 मिलियन तक का अपना जो मार्केट है वो अचीव करना है, ठीक है। तो नियोजन के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई अपने जो लक्ष्य थे वो निर्धारित कर लिए, संसाधन वगैरह सारी चीजों को जुटाना शुरू कर दिया। दूसरे में बात आ गई यहाँ पे आयोजन की, ठीक है। तो आयोजन में इन्होंने क्या किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक इन्होंने अपनी बना ली टीम, और टीम को इन्होंने ऑर्डर देने शुरू कर दिए और ऑर्डर के हिसाब से काम होने भी शुरू हो गए। अब जब ये काम होने शुरू हो गए, ठीक है, तो इसमें फिर आ गई स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि यह प्रमुख स्टाफ पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी संगठन के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रतिभा व विशिष्ट नौकरी कर्तव्य सेवा की सेवा कर रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें इन्होंने अपनी जो टीम बनाई है, इस टीम में जो तीसरा कार्य है स्टाफिंग का, क्या जो तीसरा कार्य स्टाफिंग का, ये जो है वो ये दर्शाता है कि हमने ये जो टीम बनाई थी इसमें जो पद हमने लोगों को दिया है वो सही है या नहीं, और पद के हिसाब से जो उनका उद्देश्य था वो उसे प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है प्रबंधन का तीसरा कार्य, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए। अभी देखना मैं आपको ना एक दोबारा तरीके से दोबारा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट और है, उससे अगला है निर्देशन। तो निर्देशन यहाँ पे बताता है कि कर्मियों को निर्देशित करना एक नेतृत्व गुण है और इसमें कर्मचारियों को यह बताना शामिल है कि क्या करने की आवश्यकता है और यह भी कि कब तक। इसमें कर्मियों को एक साथ प्रेरित करने के साथ साथ पर्यवेक्षण भी शामिल होता है। यानी कि आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है निर्देशित, यानी कि नेतृत्व करने वाला गुण। अभी नेतृत्व करने वाला कैसा होता है, बेसिकली आपकी कोई कंपनी है, उसमें आप अपने कर्मचारियों को ये बताते हो कि भाई आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये जो आपको काम करना भी है वो कब तक और कितनी जल्दी तक खत्म करना है। उन्हें मोटिवेशन करना और उनके कार्यों को देखना सही से कर रहे या नहीं, ये निर्देशन के अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है नियंत्रण। नियंत्रण उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं। इसमें प्रदर्शन मानकों को स्थापित करना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना, अनियमितताओं की तुलना करना शामिल। बेसिकली मान लेते हैं कि आपकी कोई जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में जो नियंत्रण शब्द है, प्रबंधन के संबंध में जो नियंत्रण है, ये दर्शाता है कि एक नेतृत्वकर्ता, एक जो नेता होता है, वो उसकी सफलता इससे बनती कि वो निगरानी कैसी कर पा रहा है, ठीक है। बेसिकली वो अपने कर्मचारियों पे वो जो उन्होंने उसे काम दिया था, उसके जो मानक थे उसको स्थापित करता है और उसने जो वास्तविक कार्य किया है उसका मापन करता है। यदि कोई कमी रह गई है तो उसको समझाता है कि आपको इसे कैसे पूर्ण करना होगा। तो ये नियंत्रण के संबंध में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रबंधन के कुछ कुछ कार्य हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है आयोजन, तीसरा है स्टाफिंग, और चौथा यहाँ पे आ जाता है आपका निर्देशन, और पांचवा जाता है नियंत्रण। ठीक है बच्चों, वेल आप सभी चाहे तो इसे दोबारा से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, ये सारे कंप्लीट हो गए। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली इंग्लिश में समझ सकते हैं कि राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला है बच्चों प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ तथा हानियां लिखिए। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर जी नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में तो ये टॉपिक है नहीं। देखो नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, उस सिलेबस में है भी आपके ये कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ तथा हानियां बताइए। तो पहले हम समझेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ, उसके बाद में इसकी हानियां। तो लाभ हम समझते हैं, सबसे पहला लाभ है भाई कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं भाई, कम खर्चीले होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बेसिकली देखो कम खर्चीले क्यों होते हैं, क्योंकि जो टीम मैच हार जाती है वो पूरी तरीके से एक ही बार में टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो उसके लिए फिर आपको बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है इसमें जो टूर्नामेंट होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, इनमें जो मैच होते हैं इनकी संख्या कम होती है, इसीलिए ये कम समय में समाप्त हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा है उच्चतर प्रदर्शन में सहायक। क्यों भाई, क्योंकि देखो क्योंकि वह टीम जो एक बार मैच में हार गई तो वो बाहर हो जाएगी, तो इसी डर की वजह से
जितनी भी बाकी की टीम्स होती हैं वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना और ज्यादा शुरू कर देती है। तो एक उच्चतर प्रदर्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। फिर चौथा है खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता है, क्योंकि देखो मैच कम है, टीमें के बाद में बाहर हो जाती है, तो इसलिए रेफरी हो गए, अंपायर्स हो गए, टाइम कीपर हो गए या फिर रिकॉर्ड वाले लैप रखने वाले अधिकारी हो गए, इन सभी अधिकारियों की जो उपलब्धता होती है, जो आवश्यकता होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, और साथ ही जब मैच कम है तो सिंपल सी बात है कि जो जीतने वाली टीम होती है उसका निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया भाई, पहला हो गया कम खर्चीले होते हैं, ठीक है, कम समय में समाप्त हो जाते हैं, अच्छे प्रदर्शन में सहायक होते हैं, खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता होती है और विजयी टीम का निर्णय जल्दी से जल्दी आसान तरीके से लिया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये जो इसके यहाँ पे लाभ है ना, यही इसकी हानियां हैं, यही इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कैसे हैं भाई, जैसे समझिएगा, बेसिकली कई बार अच्छी टीमें प्रथम या फिर द्वितीय राउंड में ही टूर्नामेंट के बाहर हो जाती है। ठीक है, कई बार होता है ना कि पहली बार में कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं खेल पाता है तो उसको एक दो मौके और दिए जाने चाहिए, लेकिन वो टीम पहली बार में जब बाहर हो गई तो ज्यादातर टीमें पहली बार तो इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आएंगी ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने टोटल जो है वो 100 दिन यानी कि टोटल 3 महीने तक आपने किसी एक टूर्नामेंट की तैयारी की और पता चले आप खेलने गए, आपने 10 मिनट खेला और 10 मिनट के बाद में आपको बाहर कर दिया एक ही बार में। ठीक है, तो कोई भी फिर ऐसे खेलने जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, यही इसके सबसे बड़ी हानि है। उसके बाद है कि अंतिम राउंड में कमजोर टीम पहुंच जाती है, जिसके फाइनल मैच में दर्शकों की कमी आ जाती है। बेसिकली देखो होता क्या है कि जब भी मैच खेला जाता है तो जो अंतिम राउंड होता है, आप सभी को पता है, कभी कभी अच्छी टीमें पहले राउंड में हार जाती है, तो खराब टीमें पहुंच गई, किसी खराब टीम ने पहली बार में अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो वो अंतिम राउंड तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वो अच्छे से खेलेगी ही नहीं तो क्या कोई उसको देखेगा, नहीं देखेगा। तो ये हानि है। पहले राउंड में टीम के हारने के बाद बाहर हो जाने से खिलाड़ियों को मैच का कम अनुभव प्राप्त हो पाता है और अगले टाइम पे वो इसमें भाग लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है भाई एक बार हमने भाग लिया, एक ही बार में बाहर कर दे तो क्या फायदा ऐसे में जाने का। ठीक है, साथ ही हारी हुई टीम को अपना कौशल दिखाने का दोबारा मौका मिलता ही नहीं है और कई बार प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं इनका चयन भी नहीं होता है। ये डर लगा रहता है सभी को कि यदि हम एक बार हार गए तो हमें इससे वापस निकलना पड़ेगा, तो इसी डर की वजह से वो प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा एक मौका नहीं मिल पाता जो नए नए खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया बच्चों कि नॉकआउट टूर्नामेंट के जो लाभ होते हैं वही इसके एक्चुअल में हानियां भी हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि राइट द एडवांटेज ऑफ दिस एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बेनिफिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स वो क्या है, इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे कि डिसएडवांटेजमेंट्स क्या है, तो डिसएडवांटेज जो है वो आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है 2 मार्क्स का, कि भाई बाई देने की जो विधि है ये आपको यहाँ पे समझना। तो बाई देने की विधि में टोटल जो है वो 4 पार्ट यहाँ पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि प्रथम बाई, तो प्रथम बाई दी जाती है कनिष्ठ अर्ध को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लोअर हाल। ठीक है, तो प्रथम बाई कनिष्ठ अर्ध की जो अंतिम टीम होती है इससे दी जाती है। ठीक, फिर दूसरी बाई जो है ये वरिष्ठ अर्ध यानी कि अपर टीम की जो पहली टीम होती है, अपर हाफ की जो प्रथम टीम होती है इससे दी जाती है। और फिर तीसरी बाई जो है ये कनिष्ठ अर्ध यानी कि जो लोअर हाफ होती है इसकी प्रथम टीम को दी जाती है और चौथी बाई जो है ये वरिष्ठ अर्ध की अंतिम टीम को दी जाती है और इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज, ये तो आपको बस यहाँ पे ये विधि समझ में आ गई, लेकिन इस संबंध में इस विधि को अगर आपको पूरा समझना है तो अभी से ठीक 10 से 15 मिनट में हम कुछ जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है ना उसमें डिस्कस करेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। बाकी 2 मार्क्स के लिए आप इसे याद कर लेना कि भाई बाई देने की जो विधि है वो कैसे दी जाती है। पहले राउंड में क्या किया जाता है कि कनिष्ठ अर्ध की अंतिम जो टीम होती है इसे देते हैं, दूसरी बाई जो है वो वरिष्ठ अर्ध की प्रथम टीम को देते हैं, तीसरी बाई कनिष्ठ अर्ध की प्रथम टीम को देते हैं और चौथी बाई वरिष्ठ अर्ध की अंतिम टीम को देते हैं और ये चलती रहती है इसी तरीके। ठीक है, इसी तरीके से आपसे इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं कि मेंशन द मेथड ऑफ गिविंग बाई, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से आ गया, चलिए कोई नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम्स में कि भाई पिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो भाई नॉकआउट के जो विभिन्न चरण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दो विधि और आएगी, एक आएगी साइक्लिक विधि आपकी, ठीक है, एक स्टेयरकेस विधि आएगी, तो उनको भी आपको अच्छे समझना है, ठीक है। तो टोटल 1 घंटा आपको लग जाएगा यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन ध्यान से समझिएगा। तो फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट टूर्नामेंट के विभिन्न चरण, देखिए आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहला है चरण नंबर 1। बेसिकली होता क्या है इस प्रथम चरण में कि टीमों को 2 अर्ध में विभाजित कर लिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक होता है वरिष्ठ अर्ध, वरिष्ठ यानी कि अपर हाफ, और दूसरा होता है कनिष्ठ जिसे बोलते हैं लोअर हाफ, ठीक है। ये तब होता है जब टीम जो है उसकी संख्या 16 से कम होती है, तब हम इसे 2 अर्ध में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये 16 से ज्यादा होती है तो हम अपर यानी कि वरिष्ठ और कनिष्ठ के साथ में इसे क्वार्टर में भी बांट देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझाऊंगा। बेसिकली जब टीमों की संख्या 16 से कम है, मान लेते हैं 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है वरिष्ठ अर्ध, एक होता है कनिष्ठ अर्ध, ठीक है। लेकिन जब ये संख्या 16 होती है या फिर 16 से प्लस होती है तब हम इसे एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टर, ठीक है। दूसरा चरण ये होता है कि कुल टीम जिनके लिए फिक्चर तैयार करना है 2 की पावर में है या नहीं, यानी कि जो हमारी टीम है, जैसे मान लेते हैं टोटल टीम है हमारी 16, तो हमें ये देखना है कि ये 2 की पावर में है या नहीं है। तो हाँ भाई 16 जो है वो 2 की पावर में है, लेकिन 15 जो है ये 2 की पावर में नहीं है। तो दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी भी टीमें हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की प्रक्रिया के संबंध में, फिक्चर तैयार करने के संबंध में, वो 2 की पावर में है या नहीं है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से, ठीक है। अब हमने देख लिया 2 की पावर में है या नहीं, तो तीसरा चरण ये आ गया कि यदि 2 संख्या जो है आपकी टीमों की 2 की पावर में नहीं है, मान लेते हैं 15 नहीं, जो आपकी संख्या वो टोटल 15 है, 17 है, 21 है, जो कि 2 की पावर में नहीं आती है, तो यहाँ पे बाई दी जाएगी, ठीक है। यदि संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई देंगे, यदि 2 की पावर में है, जैसे मान लेते हैं संख्या 4 है, 8 है, 16 है या 32 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे हम बाई नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब जब हमने ये देख लिया कि बाई देनी है या नहीं है, तो इसके बाद में अगला चरण हमारा आता है चरण नंबर 4। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, चलो हमने मान लिया कि बाई हमें देनी है, टोटल हमारी जो संख्या है वो कितनी है, टीम की 15 है, तो बाई की गणना सूत्र के अनुसार कीजिए। कैसी? बाई की गणना एक सूत्र के अनुसार होती है तथा सूत्र के अनुसार स्थापित कीजिए। अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है लंबाई इज इक्वल टू कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस में कुल टीमों की संख्या। ये बाई गणना करने का सूत्र है, ठीक है। फिर आता है चरण नंबर 5। अब आपको मैच करवाने हैं, जिन टीमों को बाई मिली है वे सीधे दूसरे चक्र यानी कि दूसरे राउंड में खेलेंगी, तथा जिन टीमों के मध्य मैच हो वे पहले राउंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर चरण नंबर 6 आ जाता है, यदि टीमों को क्वार्टर में भी बांटा गया है, यानी कि यदि टीमों की संख्या 16 से ज्यादा है, उनको क्वार्टर में भी बांटा गया है, तो ऐसे में वरिष्ठ अर्ध की जो बाई है ये अलग से स्थापित की जाएगी और कनिष्ठ अर्ध की जो बाई है ये अलग से स्थापित की जाएगी, क्योंकि टीम की संख्या 16 से ज्यादा है, ठीक। फिर आ जाता है चरण नंबर 7। फिर आती है विशिष्ट सीडिंग। यदि दी जा रही है तो बाई की गणना कुल टीमों की संख्या में से सीडिंग दी गई टीमों की संख्या को घटाने के उपरांत की जाएगी। यानी कि यदि सीडिंग दी जाएगी, अभी सीडिंग के संबंध में एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आगे समझाऊंगा। यदि सीडिंग दी जा रही है तो बाई की गणना कैसे होगी, बाई की गणना होगी कि कुल टीमों की संख्या में से जो सीडिंग टीमों की संख्या दी गई है, यानी कि कुल जो टीम है, मान लीजिए कुल टीम है आपकी 20 है, ठीक है। तो सीडिंग जो मान लीजिए टीम है उनको 17 सीडिंग को दिया गया है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे निकल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो सारे चरण आपको समझ में आ गए एक एक करके। पहला चरण क्या कहता है कि देख लो, 2 अर्ध में विभाजित कर लो, एक तो वरिष्ठ अर्ध एक कनिष्ठ अर्ध, अगर 16 से ज्यादा है तो क्वार्टर में विभाजित कर। दूसरा ये देखना है कि 2 की पावर में है या नहीं है, और तीसरे में यदि 2 की पावर में नहीं है तो बाई देंगे, यदि है तो बाई नहीं देंगे। और तीसरे चरण में बात करते हैं कि उसकी गणना करनी होती है। चौथे फैक्टर में बात करते हैं कि मैच करवाने होते हैं,
छठे में जो है जो वरिष्ठ पद होता है, यदि बाई दी गई है, सॉरी यदि टीमों को क्वार्टर में बांटा गया है तो वरिष्ठ और कनिष्ठ पद की बाई जो है वो अलग स्थापित की जाएगी और चरण 7 में विशिष्ट सीडिंग वाली बात है। अब इन्हीं पॉइंट्स को यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ द नॉकआउट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिक्चर। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7। तो इन सभी चीजों को, इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में, जैसे समझिएगा कि फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के जो विभिन्न चरण हैं ये आपको समझाना है। ठीक है, फिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट जो है इसके विभिन्न चरण, और एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि स्टेयरकेस विधि और साइक्लिक विधि, इनकी विशेषता आपको समझानी। तो इन सभी की विशेषताएं एक एक करके अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली पिक्चर तैयार करने की जो विधि होती है इसमें इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्टेयरकेस विधि, ठीक है, और एक होती है साइक्लिक विधि। तो स्टेयरकेस विधि काफी सिंपल सी है, एकदम छोटी है, लेकिन साइक्लिक विधि ये काफी बड़ी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए कि पिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरण बताइए, तो आपको दोनों पार्ट समझाने हैं। एक स्टेयरकेस विधि जो कि ये वाला पार्ट है, और एक साइक्लिक विधि जो कि ये पार्ट है, ये दोनों आपको समझाना है। और यदि अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग बताना। ठीक है, अब देखिए स्टेयरकेस विधि में होता क्या है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल मैच बराबर क्या करते हैं कि कुल टीमों की संख्या, मान लेते हैं कुल टीमों की संख्या 10 है, इनटू क्या करते हैं कुल टीमों की संख्या -1, तो 10 माइनस में 1 इस तरीके से करते हैं, और बटे में आ जाता है 2। लेकिन साइक्लिक विधि में क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही है। ठीक है, इसमें भी साइक्लिक विधि में भी सेम वही है, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे अलग अलग है। अब वो विशेषताएं क्या क्या है क्या करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेयरकेस विधि की। एकदम सिंपल सा पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहले टीम नंबर 1 होती है इसके मैच सभी टीमों से करवाते हैं, और फिर टीम नंबर 2 के सभी टीमों के साथ में मैच करवाए जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल टीम है 10, तो इस संबंध में जो टीम बनी 2 बनी। ठीक है, मतलब जितनी भी टीमें बनी है हर एक टीम का हर एक जो टीम होती है उसके साथ में मैच करवाया जाता है। जैसे अभी के टाइम पे T20 होता है, तो ऐसे में हर एक टीम का दूसरी टीम से क्रिकेट के संबंध में मैच करवाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम अनुसार सभी टीमों के मैच दूसरी सभी टीमों से करवाए जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टेयरकेस विधि। ये तो देखो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है साइक्लिक विधि। अब साइक्लिक विधि कैसी विधि है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि कुल टीमों की संख्या विषम हो तो कुल चक्र इज इक्वल टू कुल टीमों की संख्या। यानी कि विषम का मतलब क्या हो गया कि जो दो से डिवाइड ना हो। जैसे कि टोटल मान लेते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है वो संख्या है 17, ठीक है, 33, उसके बाद 43, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो कुल चक्र होंगे वो क्या रहेंगे, वो टीमों की कुल संख्या रहेंगे। ठीक है, यदि कुल टीमों की संख्या सम है तो टीमों की संख्या -1, यानी कि मान लेते कुल टीमों की संख्या कितनी है 16 है। ठीक है, तो कुल जो चक्र रहेंगे वो कितने रहेंगे 16 माइनस में 1, यानी कि टोटल जो चक्र है वो कितने रहेंगे 15 रहेंगे। यदि विषम है तो मान लीजिए टीम यदि 17 है, यहाँ पे टोटल कुल कितने चक्र होंगे 16 हो जाएंगे। नहीं, उतने ही रहेंगे, बेसिकली उतने ही रहेंगे, क्योंकि -1 तो इसमें करना जब सम होता है। ठीक है, उसके बाद में टीमों को इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए जिससे कि उनके जोड़े बन जाएं। ठीक है, टीमें जो है आपकी उसको आपको इस तरीके से घुमाना है जैसे कि आपके जोड़े बन जाएं। यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो तो जोड़े बनाने के लिए बाई को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, हमने देखा था कि यदि टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है तो हम उसे बाई देते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि संख्या विषम है, जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो उस संबंध में जोड़ा बनाने के लिए उसे बाई दे दी जाएगी। यदि कुल टीमों की संख्या सम है तो नंबर 1 को फिक्स करते हैं, और जब ये नंबर 1 फिक्स हो जाता है तो कुल टीमों की संख्या विषम हो तो फिर बाई को फिक्स करते हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें एकदम बिल्कुल सिंपल सी हैं। देखिए ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट आपको समझाता हूं कि यदि टीमों की कुल संख्या विषम है, यानी कि टोटल संख्या है हमारे यहाँ पे 17,
तो कुल टीमों जो कुल चक्र रहेंगे वो कितने रहेंगे, 17 ही रहेंगे। यदि कुल टीमों की संख्या सम है, मान लेते हैं टोटल संख्या यहाँ पे 20, ये हमारी टीम की संख्या है, तो कुल चक्र कितने होंगे, माइनस में 1 यानी कि टोटल 19 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें जो टीम हमारी है, चाहे ये सम या विषम है जो भी है, तो हमें इसे घड़ी की सुई की दिशा के समय इस तरीके से घुमाना है ताकि जोड़े हमारे बन जाए। और यदि विषम है और जोड़े नहीं बन पा रहे हैं तो जोड़े बनाने के लिए 22 दी जा सकती है। और यदि टीमों की संख्या सम है तो यहाँ पे 22 को नंबर 1 को फिक्स करेंगे, टीम नंबर 1 को फिक्स करेंगे। यदि विषम है, 2 की पावर में नहीं है, तो 22 को फिक्स करेंगे। इसके उपरांत हर चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है और इस तरीके से साइक्लिक विधि हमारे यहाँ पे तैयार हो जाती है। ओके, तो साइक्लिक विधि के बारे में ये आपका पार्ट आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टेयरकेस विधि क्या होती है, साइक्लिक विधि क्या होती है, होप यू वेल अंडरस्टैंड। ठीक है, वैसे तो बच्चों मैंने आपसे कहा था ये जो पूरा का पूरा हमारा ये वीडियो रहेगा, इसे मैं आपको आने वाले 45 से 50 मिनट कंप्लीट करा दूंगा। हालांकि 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें और 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, ओके, तो देखिए ये जितने भी अभी तक के क्वेश्चन थे, ये बेसिकली हमारे वो क्वेश्चन थे जो कि मुझसे पूछे गए। अब हम थोड़े से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन लिया मैंने कि भाई लीग टूर्नामेंट के सीढ़ीनुमा पद्धति यानी कि स्टेयरकेस मेथड, इसकी आपको व्याख्या के संबंध में जो 12 टीम है इसकी आपको सीढ़ीनुमा पद्धति के लिए एक फिक्चर बनाना है। ठीक है, तो देखो सीढ़ीनुमा पद्धति में होता क्या है, तो सीढ़ीनुमा पद्धति में पिक्चर सीढ़ीनुमा होता है यानी कि इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इस विधि में ये जो सीढ़ीनुमा विधि होती है इसमें कोई बाई नहीं दी जाती है, चाहे टीमों की संख्या सम हो या विषम हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी कि जो स्टेयरकेस विधि होती है यानी कि सीढ़ीनुमा विधि होती है, इसमें कोई भी बाई नहीं दी जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहली टीम है तो उस टीम का सबसे पहला मैच दूसरी टीम के साथ में होगा, फिर तीसरी के साथ में, और दूसरी तीसरी का होगा, फिर पहली टीम का मैच चौथे के साथ में होगा, फिर चौथी टीम का दूसरे के साथ में होगा, इस तरीके से। तो हर एक टीम का मैच इस तरीके से किया जाता है स्टेयरकेस विधि में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हमें यह बताना है कि 9 टीमों का साइक्लिक फिक्चर गणना सहित तैयार कीजिए। तो देखिए टीमों की कुल संख्या हमारी कितनी है, 9 है, तो सिंपल सी बात है भाई, राउंड कितने होंगे, राउंड होंगे 9। राउंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला राउंड किसके कैसा होगा, 9, 8, 7, 6 एंड 5, उसके बाद में फिर 8, 7, 6, 5, 4, फिर इसी तरीके से डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद मतलब यहाँ पे जो है मैच जो है साइक्लिक फिक्चर की गणना इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि भाई नॉकआउट के आधार पे 13 टीमों का फिक्चर तैयार कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें भाई नॉकआउट के आधार पे जो 13 टीम है इनका फिक्चर तैयार करना है। तो देखिए नॉकआउट में फिक्चर तैयार करने के लिए क्या था कि यदि संख्या विषम, एक सेकेंड, विषम है तो क्या करते हैं कि एक सेकेंड, हाँ बेसिकली कुल मैचों की संख्या उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कुल टीमों की संख्या माइनस में 1। तुम्हारी टीमों की संख्या कितनी है बच्चों, 13 दी हुई है, तो 13 - 1 = 12। अब देखिए यहाँ पे कुल चक्र कितने बनेंगे, कुल चक्र बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि यहाँ पे 2 की जो पावर है वो 4 बार आएगी, यानी कि 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो इसलिए कितने चक्र खेले जाएंगे बच्चों, 4 चक्र खेले जाएंगे। ठीक है, अब बाई दी जाएगी या नहीं, तो देखेंगे कुल बाई 2 की अगली पावर माइनस कुल टीमों की संख्या, यानी कि 2 की अगली पावर क्या होगी, 16 होगी, तो 16 माइनस हमारी कितनी संख्या है, जो टीमें है वो है 13। यहाँ पे क्या आ गई भाई, 3 आ गए। तो यहाँ पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा वरिष्ठ अर्ध और एक होगा कनिष्ठ अर्ध, क्योंकि यदि टीमों की संख्या 16 से ज्यादा है तब हम उसे क्वार्टर में बांटते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसे हम 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, वरिष्ठ अर्ध और कनिष्ठ। यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो कुल टीमों की संख्या प्लस में 1 और बटे में 2, तो कुल टीमों की संख्या कितनी है हमारी 13 है, प्लस में 1 और बटे में 2, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारा 60। तो वरिष्ठ अध हमारा कितना निकल गया 7 निकल गया। कनिष्ठ अध की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं संख्या को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया और हमारे कितने आ गए कनिष्ठ अध कितनी आ गई हमारे 6 आ गए। और उसके बाद में अब जो बाई देने की विधि थी वरिष्ठ अध की वो कैसे करेंगे, तो बाई जब हम देंगे तो कुल बाई माइनस में 1 बटे में 2, यानी कि कुल हमने यहाँ पे बाई कितनी दी है 3 दी है, तो 3 माइनस में 1 बटे में 2, यानी कि वरिष्ठ अध को बाई दी गई है 1। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा है कनिष्ठ अध, तो इसको हमने बाई दी है टोटल 2, क्योंकि इसमें कुल बाई प्लस में 1 होता है, तो 3 प्लस 1 बटे में 2, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो आपको फिक्चर तैयार करना है वो इस तरीके से है कि एक आएगा आपका निचला अध, एक आ जाएगा ऊपरी अध। अब टोटल जो है यहाँ पे 13 टीम है, तो टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 सॉरी 12 भूल गया। ठीक है, अब टोटल राउंड कितने होने हैं 4 होने। राउंड नंबर 1 2 राउंड पहले यहाँ पे पहली टीम को बाई दी गई, उसके बाद में यहाँ पे जो टीम थी उसे यहाँ पे बाई दी गई, और इस तरीके से आपका जो फिक्चर है वो यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। ओके, तो सिंपल सा ये पॉइंट हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है कि नॉकआउट के आधार पे 24 टीमों के फिक्चर को तैयार कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक तो वो लिया है जिसमें आपको टीमों की संख्या कैसी दी गई है, जिसमें आपको बेसिकली क्वार्टर में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब हमने जो लिया है इसमें हमने लिया है क्वार्टर में बांटने की जरूरत पड़ती है उसके बारे में। तो देखेंगे बेसिकली कुल मैच कितने निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल टीमों की संख्या -1, तो कुल मैच कितने हैं 24 और माइनस में 1 इज इक्वल टू 20, टोटल मैच कितने खेले जाएंगे 23। तो यहाँ पे कुल चक्र के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 जब 5 बार आएगा, यानी कि टोटल 5 चक्र यहाँ पे खेले जाएंगे। तो इसे अब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आएगा वरिष्ठ अध, दूसरा आएगा कनिष्ठ अध और तीसरा आ जाएगा क्वार्टर। ठीक है, तो वरिष्ठ अध कैसे निकालते हैं, जब टीमों की संख्या 16 से ज्यादा हो, कुल टीमों की संख्या बटे में 2, तो कुल टीमों की संख्या कितनी है 24 बटे में 2, यानी कि 12 हो गया। फिर कनिष्ठ अध यानी कि अपर हाफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम वही है, तो ये भी 12 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जबकि हमें इसे क्वार्टर में बांटना है, तो क्वार्टर में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम राउंड कितने के लिए जाएंगे हमारे एक सेकेंड, हाँ बेसिकली हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्वार्टर हो जाएगा 6। अब इस संबंध में शेषफल जब शून्य होता है, ठीक है, तो पहले क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी 6 होगी, दूसरे क्वार्टर में भी 6, तीसरे क्वार्टर में भी 6 और चौथे क्वार्टर में भी 6 हो जाएगी। ठीक है, जब भागफल कैसा होगा हमारा शून्य होगा, यदि भागफल हमारा 1 होता या 2 होता, ठीक है, मान लेते टीमों की संख्या 25 होती 26 होती, तो इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला आता है, वो अगले कभी देखेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जब शून्य होगा तब आपको क्या होगा कि क्वार्टर जो है 4 बटेंगे, ठीक है, और इस संबंध में 6 क्वार्टर करके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कुल बाई दी जाएगी, तो कुल बाई यानी कि कैसे देंगे, 2 की अगली पावर, तो देखो 24 संख्या थी, 2 की अगली पावर कितनी होगी 32 होगी, तो 32 माइनस में 24, तो कितना आ गया हमारा कुल टीमों की संख्या, टोटल जो है सॉरी जो कुल बाई कितनी आ गई 8 आ गई। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, पहले वरिष्ठ अध में बाई की संख्या, तो 8 बटे में 2 यानी कि 4, और कनिष्ठ अध यानी कि इसमें लोअर हाफ में बाई की संख्या 8 बटे में 2 यानी कि इसमें भी 4, तो टोटल हमारे जो क्वार्टर थे वो कितने बने 6, तो ये क्वार्टर हमारे देख सकते हैं टोटल ये कितने कितने दिखा रहे हैं 6 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि टोटल कितने चक्र खेले जाएंगे 4, तो चौथा तीसरा दूसरा और पहला, ये अर्ध हो गए। चक्र कितने होंगे, चक्र अभी हमने देखे थे कितने होंगे 5 चक्र, ठीक है ना, 5 चक्र यहाँ पे खेले जाएंगे। 5 चक्र के लिए इस तरीके से आपका जो पार्ट है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 टीमों को सीडिंग देते हुए नॉकआउट आधार पे 11 टीमों को फिक्चर तैयार कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 2 टीमों को सीडिंग देना है और इस आधार पे नॉकआउट के आधार पे 11 टीमों का फिक्चर तैयार करना है। तो कुल मैच के लिए हम क्या करेंगे, कुल टीमों की संख्या माइनस में 1, तो बेसिकली कितनी टीम है 11 है -1, यानी कि टोटल जो है कुल मैच कितने होंगे 10 होंगे। कुल चक्र यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल जो है वो 4 होंगे। तो 2 की 15 4 हो, यानी कि चक्र कितने बनेंगे 4 बनेंगे।
अब यहाँ पे चक्र के लिए संबंध में हमारे देखिए, पहले हम इसे वरिष्ठ अध में डिवाइड करेंगे। तो वरिष्ठ अध का फॉर्मूला क्या होता है टीम को निकालने के लिए? कुल टीमों की संख्या प्लस में 1/2, यानी कि टीम हमारी कितनी है? 11 है। तो 11 प्लस में 1 यानी कि 12/2 यहाँ पे टोटल जो वरिष्ठ अध था ये कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। फिर आता है वरिष्ठ अध में जो टीमों की संख्या है, इसको बेसिकली क्या है कि अलग से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 माइनस में 1 यानी कि टोटल जो है वो यहाँ पे आ गए 5। अब इसके हम बाई की बात करते हैं। तो कुल बाई यानी कि अगली 2 की पावर, तो ये यहाँ पे 10 दिया हुआ है टीमों की संख्या, तो अगली 2 की पावर कितनी होगी? 16 होगी। तो 16 माइनस में 11 यानी कि टोटल जो वो कितना आता है? 5। और वरिष्ठ अध में बाई की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे हो जाएगी 2, क्योंकि कुल बाई कितनी है हमारी? 5 है। और फिर वरिष्ठ अध की बाई निकालनी है तो -1 यानी कि टोटल जो है वो इसकी 2 आ जाएंगी। और कनिष्ठ अध में बाई निकालने की संख्या कैसी होगी? कुल बाई माइनस में 1, तो 5 माइनस 1 सॉरी एक सेकेंड, बाई निकालने की संख्या पे प्लस में आएगी बेसिकली, ठीक है, प्लस में आएगी। तो कुल बाई प्लस में यहाँ पे 5 प्लस 1 यानी कि टोटल होगी हमारे 3, ठीक है। तो वरिष्ठ अध हो गया हमारा टोटल 6, वरिष्ठ अध में टीमों की संख्या होगी टोटल 5, और कुल बाई होगी हमारी 5, और कुल जो वरिष्ठ अध है इसमें बाई की संख्या 2 हो गई, और कनिष्ठ अध में जो हमारी बाई की संख्या है, और कनिष्ठ अध में जो बाई की संख्या वो हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब आपको जो पिक्चर तैयार करना है वो इस तरीके से होगा, ये आपका पहला अध हो गया, ये आपका दूसरा अध हो गया। अब बाई टोटल कितनी थी? सीडिंग बाई कितनी है? 2 है, तो सीडिंग बाई 1 और 2 यहाँ पे हो गई, और उसके बाई टोटल कितनी थी? 5 थी। तो बाई नंबर, अब इसे सीडिंग बाई में 1 2 हो गया, और उसके बाद में बाई 3 4 5 ये हो गए। राउंड कितने के लिए जाएंगे? तो राउंड टोटल कितने थे? ये थे हमारे, एक सेकेंड, हाँ राउंड टोटल थे, एक सेकेंड, हाँ राउंड है यहाँ पे टोटल हमारे 4 चक्र हैं, 4, तो 4 चक्र हमारे यहाँ पे हमने खेल दिया, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। वेल वेल वेल, आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक था बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 1 खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये वे क्वेश्चन थे बच्चों जो कि मोस्टली आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है बच्चों। एंड आई होप कि आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ चुके होंगे। गाइस देखिए, मैं आपसे बस एक ही चीज चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, और अच्छे से अच्छे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना एक स्टूडेंट्स के लेवल पे आकर वो बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी आई होप आपको हर एक क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा, और आपकी चैप्टर नंबर जो 1 था इसकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ पे हो भी चुकी होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।